अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हम केमिस्ट्री सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 2 डिस्कस कर रहे थे। तो इसमें हमने डिस्कस किया था एस फ्लक्स एलिमेंट्स को पढ़ रहे थे। तो आज जो हमारा लेक्चर है वो है कंपाउंड्स प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल पे। तो इसमें हमने डिस्कस किया थे जो कंपाउंड्स थे, ऑक्साइड थे हमारे पास, हाइड्रोक्साइड, उनको हमने डिस्कस किया था। अब नेक्स्ट जो कंपाउंड है वो हमारे पास क्या है, कार्बोनेट, यानी कि अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल के कार्बोनेट्स को हमने डिस्कस करना है। लिथियम कार्बोनेट है, सोडियम है, पोटाशियम, रुबिडियम एंड सीजियम, अल्कली अर्थ मेटल के जो कार्बोनेट्स हैं। अब कहते हैं कि इसमें भी हमने दो ही चीज़ों को डिस्कस करना है, एक हमारे पास सॉल्युबिलिटी है और दूसरी क्या है, डीकम्पोजिशन, कि क्या ये कार्बोनेट वाटर सॉल्युबल हैं या नहीं है, क्या ये डीकम्पोज होते हैं या नहीं। अब कहते हैं कि हमारे पास जो कार्बोनेट हैं अल्कली मेटल्स के, ये सॉल्युबल हैं और थर्मली क्या हैं, स्टेबल हैं, एक्सेप्ट लिथियम कार्बोनेट के। बाकी जो हमारे पास सारे कार्बोनेट हैं ये वाटर सॉल्युबल भी हैं और थर्मली स्टेबल भी हैं, लिथियम कार्बोनेट को छोड़ के। और इसकी रीज़न पहले भी आपको बताएं कि इसमें क्या है कि इसका साइज स्मॉल होता है, हाई चार्ज डेंसिटी की वजह से डिफरेंट बिहेवियर शो करता है। अब कहते हैं कि लिथियम कार्बोनेट सिर्फ इनसॉल्युबल नहीं है, लेकिन इनसॉल्युबल होने के साथ साथ ये क्या हो जाता है, डीकम्पोज हो जाता है और डीकम्पोज होकर डिफरेंट ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब कहते हैं कि लिथियम के बाद हमारे पास क्या है, सोडियम कार्बोनेट, जिसे हम कहते हैं सोडा ऐश। इसकी इंडस्ट्रीज़ के अंदर काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंस हैं। तो कहते हैं कि अगर हमारे पास जो टेम्परेचर अगर हमारे पास 35.2 डिग्री सेल्सियस है, तो इसमें हमारे पास जो सोडा ऐश है ये क्रिस्टलाइज होगा और ये किस फॉर्म में होगा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेटेड, यानी कि सोडियम कार्बोनेट के साथ 10 वाटर मॉलिक्यूल होंगे, ये इस फॉर्म में क्रिस्टलाइज आउट होगा वाटर से। अब क्रिस्टलाइज आउट होगा वाटर से तो इसके साथ 10 वाटर मॉलिक्यूल होंगे। जब हमारे पास सोडा ऐश इन दी फॉर्म ऑफ हाइड्रेटेड फॉर्म में है और उसके साथ 10 वाटर मॉलिक्यूल हैं तो उसे हम कहते हैं वाशिंग सोडा। अब कहते हैं कि अगर हम टेम्परेचर जो है वो अबव कर दें, यानी कि 30, ये हमारे पास टेम्परेचर कितना था, 35 से बिलो टेम्परेचर था 35 से, तो ये हमारे पास जो सोडा ऐश है ये क्रिस्टलाइज आउट होगा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, इसे कहते हैं वाशिंग सोडा। अगर हम टेम्परेचर जो है वो बिलो कर दें 35.2 डिग्री सेंटीग्रेड से अबव, अगर टेम्परेचर अबव होगा तो ये क्या करेगा कि सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट है तो इससे वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा वाइट पाउडर के अंदर। और उसका फार्मूला हमारे पास क्या है, Na2CO3.H2O मोनोहाइड्रेटेड। बाकी जो है इससे वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होगा, तो ये हमारे पास क्या होगा, वाइट पाउडर। अब कहते हैं कि हमारे पास जो सोल्यूशन होता है सोडियम कार्बोनेट का, ये बेसिक होता है कि जब इसके कार्बोनेट की बेसिक क्यों होता है कि कार्बोनेट है हमारे पास, सोडियम कार्बोनेट है, इसकी हाइड्रोलिसिस होगी तो ये स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्मेशन करेगा, तो इसलिए इसका सॉल्यूशन हमारे पास क्या होता है, बेसिक। और ये पेपर में भी पूछा जाता है कि हमारे पास जो सोडियम कार्बोनेट का सॉल्यूशन जो है वो बेसिक क्यों होता है, तो वो इसकी वजह ये है कि यहाँ पे बेस फॉर्मेशन होती है। सोडियम कार्बोनेट है Na2CO3, जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा यानी कि इसकी हाइड्रोलिसिस होगी तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, बेस के अंदर प्लस एसिड। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्मेशन हुई है और साथ जो एसिड बना है वो एक वीक एसिड है, कार्बोनिक एसिड, तो इसलिए हमारे पास जो सोडियम कार्बोनेट है ये बेस के तौर पर एक्ट करता है। इसके बाद अगर हम देखें, ये तो हमारे पास थी अल्कली मेटल के कार्बोनेट्स। अब हमने देखने हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल के कार्बोनेट्स को। तो कहते हैं कि हमारे पास जो अल्कलाइन अर्थ मेटल के कार्बोनेट्स हैं ये स्लाइटली सॉल्युबल वाटर के अंदर हैं, लेकिन जो इनकी सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज़ करती है डाउन दी ग्रुप। पीछे हमने पढ़ा जो हमारे पास हाइड्रोक्साइड थे
उसमें हमने ये देखा था कि जो सॉल्युबिलिटी है वो इंक्रीज़ करती है। जब हम टॉप से बॉटम की तरफ आते हैं तो जो हाइड्रोक्साइड हैं उनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है, लेकिन इन केस ऑफ कार्बोनेट, अल्कलाइन अर्थ मेटल के जो कार्बोनेट हैं उनकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। यानी कि हमारे पास क्या है, बेरिलियम कार्बोनेट है, इसके बाद हमारे पास मैग्नीशियम कार्बोनेट है, मैग्नीशियम के बाद कैल्शियम, कैल्शियम के बाद हमारे पास है स्ट्रोंशियम कार्बोनेट एंड बेरियम कार्बोनेट। अब कहते हैं कि इनकी सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। जब हम टॉप से बॉटम की तरफ आते हैं तो इनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ है। ये जो डिक्रीज इन केस है ये रिवर्स है किसके, हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड में क्या था, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ हो रही थी, लेकिन जो कार्बोनेट है इनमें भी सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज़। अब हमने देखना है कि जो सॉल्युबिलिटी है ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है। तो इसको मैं ये जो है सॉल्युबिलिटी ये डिपेंड करती है लैटिस एनर्जी, लैटिस एनर्जी के साथ साथ हाइड्रेशन एनर्जी के ऊपर भी। अब इसकी एक वजह तो ये है कि हमारे पास अब हमें ये पता नहीं कि लैटिस एनर्जी क्या होती है। अब लैटिस एनर्जी क्या है कि हमारे पास सपोज ये एक कार्बोनेट है, बेरिलियम कार्बोनेट को देखें अगर, तो आपने क्या करना है कि इसको पहले रिस्पेक्टिव आयंस के अंदर कन्वर्ट करना है, यानी कि केटाइन और एनाइन के अंदर आपने इसको कन्वर्ट करना है। तो ज़ाहिर है आप इसको ब्रेक करेंगे, जब आपने इसको ब्रेक करना है तो आपने इसको कुछ ना कुछ एनर्जी प्रोवाइड करनी है। ये एनर्जी को गेन करेगा तो तब जाके ये रिस्पेक्टिव आयंस के अंदर कन्वर्ट होगा। जो एनर्जी हम इसको दे रहे हैं या जो एनर्जी ये गेन कर रहा है, तो बेरिलियम कार्बोनेट वो क्या होगी हमारे पास, लैटिस एनर्जी। और ये हमारे पास क्या होगा, एंडोथर्मिक। जब कंपोनेंट जो है वो कंपाउंड एनर्जी को गेन करके डिफरेंट जो आयंस हैं उनके अंदर कन्वर्ट होते हैं, तो हमारे पास जो प्रोसेस है वो क्या है, एंडोथर्मिक। क्यों, यहाँ पे एनर्जी गेन हो रही है। ये जो एनर्जी हम इसको दे रहे हैं ये है हमारे पास क्या है, लैटिस एनर्जी। अब एक और है जिसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी। ये डिफरेंट कंपोनेंट के अंदर डिफरेंट आयंस के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब हमने इनकी सॉल्युबिलिटी देखनी है। तो सॉल्युबिलिटी में क्या होता है कि हमारे पास बेरिलियम है। अब बेरिलियम को जब हमने वाटर के अंदर डाला तो पहले ये बेरिलियम कार्बोनेट आयंस के अंदर कन्वर्ट हुआ, फिर क्या होगा कि वाटर मॉलिक्यूल आके इसको सराउंड करेंगे, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन वाला पार्ट आके इसके साथ बेरिलियम आयन के साथ आके बॉन्डिंग करेगा। जब वाटर मॉलिक्यूल ने इसको सराउंड करना है तो इस दौरान कुछ ना कुछ एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, और ये हमारे पास क्या होगा, एक्सोथर्मिक, और ये हमारे पास होगी हाइड्रेशन एनर्जी। जब वाटर मॉलिक्यूल ने आके आयन को सराउंड किया, इस दौरान जो एनर्जी रिलीज़ होगी वो होगी हाइड्रेशन एनर्जी। और जब हमने कंपाउंड को डिफरेंट आयंस के अंदर ब्रेक करना है तो उस दौरान जब हम उसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं वो उसकी होती है लैटिस एनर्जी। तो जो सॉल्युबिलिटी है वो डिपेंड कर रही है किसके ऊपर, लैटिस एनर्जी एंड हाइड्रेशन एनर्जी के। अब कहते हैं कि लैटिस एनर्जी जो है और हाइड्रेशन एनर्जी, जब हमारे पास जो लैटिस एनर्जी माइनस हाइड्रेशन एनर्जी है ये किसके इक्वल होती है, हीट ऑफ सॉल्यूशन। लैटिस एनर्जी माइनस हाइड्रेशन एनर्जी ये इक्वल होती है हीट ऑफ सॉल्यूशन। हीट ऑफ सॉल्यूशन क्या है कि जब हम सॉल्यूशन बनाते हैं तो उस दौरान जो हीट रिलीज़ होती है या फिर गेन होती है। अब ये हीट ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी। अगर तो हीट ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास पॉजिटिव है, इट्स मीन कि यहाँ पे क्या है, अगर हीट ऑफ सॉल्यूशन जो है वो पॉजिटिव है, मीन कि लैटिस एनर्जी जो है वो ज़्यादा है किससे, हाइड्रेशन एनर्जी से, तो हमारे पास जो कंपाउंड होगा वो लेस सॉल्युबल होगा। लेकिन अगर हमारे पास हीट ऑफ सॉल्यूशन नेगेटिव आ रही है तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो ज़्यादा है। हाइड्रेशन एनर्जी जब वाटर मॉलिक्यूल ने सराउंड किया आयन को, उस दौरान जो एनर्जी रिलीज़ हुई वो ज़्यादा है जब हमने इस कंपाउंड को ब्रेक किया इससे। तो फिर हमारे पास क्या होगा, जो कंपाउंड होगा वो वाटर सॉल्युबल होगा। तो हाइड्रेशन एनर्जी अगर हमारे पास पॉजिटिव है तो हमारे पास क्या होगा, कंपाउंड जो है वो जो हीट ऑफ सॉल्यूशन अगर हमारे पास पॉजिटिव है तो जो कंपाउंड होगा वो लेस सॉल्युबल होगा, और अगर हमारे पास हीट ऑफ सॉल्यूशन नेगेटिव है तो हमारे पास कंपाउंड क्या होगा, सॉल्युबल होगा। तो इसीलिए जब हम टॉप से बॉटम की तरफ आते हैं, बेरिलियम कार्बोनेट से मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम से कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम से हमारे पास क्या है, स्ट्रोंशियम
कार्बोनेट और बेरियम कार्बोनेट। तो कार्बोनेट टॉप से बॉटम की तरफ आ रहे हैं, तो क्या हो रहा है यहाँ पे इनकी जो क्या है कि हमारे पास इनकी जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो क्या हो रही है, यहाँ पे इनकी हाइड्रेशन एनर्जी जो हीट ऑफ सोल्यूशन है वो हमारे पास क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। तो इट्स मीन ये क्या है, हमारे पास जो टॉप से बॉटम की तरफ आ रहे हैं तो इनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ कर रही है, और जो जब हीट ऑफ सोल्यूशन नेगेटिव होगी तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ होगी, और जब हीट ऑफ सोल्यूशन पॉजिटिव आएगी तो हमारे पास जो कंपाउंड होगा वो लेस सॉल्युबल होगा। अब सेकंड रीज़न इसकी क्या है कि इनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ क्यों करती है। अगर हम हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट को देखें तो इसमें हमारे पास जो कार्बोनेट है ये लार्ज साइज़ केटाइन है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोक्साइड, इसलिए हाइड्रोक्साइड में टॉप से बॉटम की तरफ कार्बोनेट में टॉप से बॉटम की तरफ सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ होती है और हाइड्रोक्साइड में इंक्रीज, यानी कि ये लार्ज साइज केटाइन है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोक्साइड। अब इसके बाद एक और रीज़न है कि इसमें हम देखते हैं कि टॉप से बॉटम की तरफ आ रहे हैं तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ कर रही है, केटाइन और एनाइन का जो साइज़ है वो कंपेरेबल हो रहा है, तो इसलिए ये एक दूसरे से सेपरेट नहीं हो रहे, यानी कि इनकी आपस में बॉन्डिंग जो है वो स्ट्रांग हो रही है। बॉटम की तरफ आ रहे हैं केटाइन, तो एनाइन तो सब में सेम है, लेकिन केटाइन का साइज़ इंक्रीज़ कर रहा है। बेरियम की तरफ आएंगे तो क्या होगा कि ये लार्ज साइज़ केटाइन होगा, एनाइन भी कंपेरेबल साइज़ होने की वजह से ये इनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ करेगी। तो हाइड्रेशन जो सॉल्युबिलिटी है डिपेंड करती है हाइड्रेशन एनर्जी एंड लैटिस एनर्जी के ऊपर। सेकंड जो इसकी वजह क्या है कि ये डिक्रीज़ क्यों करती है, इनका जो कार्बोनेट्स हैं इनका साइज़ जो एनाइन केटाइन है इनका साइज़ जो है वो लार्ज है, और अगर हम टॉप से बॉटम की तरफ आएँ तो केटाइन के साइज़ को और एनाइन के साइज़ को कंपेयर करें तो ये कंपेरेबल साइज़ होने की वजह से बेरियम जो कार्बोनेट है ये लेस सॉल्युबल है। अब नेक्स्ट जो है वो इनकी है डीकम्पोजिशन, कि अगर हमारे पास ये आप इसको हीट करते हैं तो ये डीकम्पोज हो जाएंगे। अब वो कहते हैं कि जो डीकम्पोजिशन होती है वो भी किससे रिलेट करती है, मेटल के जो आयन है उसके साइज़ के ऊपर, कि अगर हमारे पास मेटल आयन का साइज़ स्मॉल है तब वो उसकी वो डीकम्पोज होगा या नहीं। अब कहते हैं कि अगर हमारे पास डीकम्पोजिशन में अगर हम देखें तो डीकम्पोजिशन डिपेंड करती है मेटल आयन के साइज़ के ऊपर। अगर हमारे पास स्मॉलर आयन है, यानी कि आयन का साइज़ जो है वो क्या है, स्मॉल है, आयन का साइज़ स्मॉल है, तो उसकी क्या होगी, लैटिस एनर्जी मोर होगी, यानी कि ज़्यादा लैटिस एनर्जी मोर होगी, ज़्यादा लैटिस एनर्जी होगी। तो फिर क्या होगा कि इसका जो ऑक्साइड होगा वो क्या होगा, थर्मली स्टेबल होगा। यानी कि अगर हम कार्बोनेट को देख रहे हैं तो टॉप से बॉटम की तरफ आ रहे हैं तो बेरिलियम कार्बोनेट है, इसका साइज़ स्मॉल है, लैटिस एनर्जी इसकी हाई है, तो इसको डिकम्पोज करना डिफ़िकल्ट है, ये थर्मली स्टेबल है। लेकिन बॉटम की तरफ आ रहे हैं, साइज़ जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है, साइज़ इंक्रीज़ करेगा, लैटिस एनर्जी उसकी क्या होगी, डिक्रीज़ होगी, तो वो थर्मली अनस्टेबल होगा। तो जो डिकम्पोजिशन है वो डिपेंड करती है मेटल आयन के साइज़ के ऊपर। इसके बाद जो हमने चीज़ डिस्कस करनी है वो है हमारे पास नाइट्रेट्स के। कार्बोनेट्स के बाद हमने नाइट्रेट्स को डिस्कस करना है कि क्या हमारे पास जो अल्कली मेटल के नाइट्रेट्स हैं क्या वो वाटर सॉल्युबल हैं या नहीं है, और साथ उनकी डीकम्पोजिशन। अब कहते हैं कि हमारे पास जो नाइट्रेट हैं दोनों के, अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल के जो नाइट्रेट हैं वो वाटर सॉल्युबल हैं, यानी कि वाटर के अंदर वो डिज़ॉल्व हो जाते हैं। इसके बाद इनकी डीकम्पोजिशन को देखें तो कहते हैं कि नाइट्रेट हमारे पास जो है लिथियम के, यानी कि लिथियम हमारे पास अल्कली मेटल से बिलोंग करता है, लिथियम, उसके बाद मैग्नीशियम का नाइट्रेट, इसके बाद हमारे पास आता है कैल्शियम एंड बेरियम का नाइट्रेट। लिथियम नाइट्रेट है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है एंड बेरियम नाइट्रेट। अब कहते हैं कि ये डीकम्पोज हो जाते हैं जब आप इनको हीट करते हैं, डीकम्पोज होके ये कन्वर्ट हो जाते हैं मेटल ऑक्साइड के अंदर, और साथ साथ इनके किस चीज़ का कौन सी चीज़ रिलीज़ होती है, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड गैस।
अब कहते हैं कि नाइट्रेट्स, हमारे पास जो अल्कली मेटल के नाइट्रेट्स हैं सोडियम और पोटाशियम के, अल्कली मेटल के नाइट्रेट सोडियम एंड पोटाशियम, इनकी भी डीकम्पोजिशन होती है, लेकिन इसमें हमारे पास जो प्रोडक्ट आते हैं वो डिफरेंट हैं। लिथियम नाइट्रेट है, डीकम्पोज होगा तो मेटालिक ऑक्साइड यानी कि लिथियम ऑक्साइड बनेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। अगर हमारे पास मैग्नीशियम नाइट्रेट है तो इसमें भी हमारे पास मेटालिक ऑक्साइड बनेगा, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अगर हमारे पास कैल्शियम है तो इसमें भी मेटालिक ऑक्साइड, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। लेकिन पोटाशियम और जो सोडियम है इसके नाइट्रेट में हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट बनती हैं। अगर सोडियम नाइट्रेट है तो ये नाइट्रेट जो है वो ऑक्साइड के अंदर नहीं कन्वर्ट होगा बल्कि नाइट्राइट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हम सोडियम को देखें तो हमारे पास सोडियम नाइट्रेट NaNO3, ये हमारे पास क्या है, सोडियम नाइट्रेट। जब इसकी डीकम्पोजिशन होगी तो ये कन्वर्ट होगा नाइट्राइट के अंदर, NaNO2 प्लस ऑक्सीजन गैस रिलीज़ होगी। तो इसका नाइट्राइट जो है वो डिफरेंट है, इसकी जो डीकम्पोजिशन है वो डिफरेंट है किससे, बाकी जो अल्कलाइन अर्थ मेटल के नाइट्रेट्स हैं। इसके बाद जो हमारा लास्ट वाला कंपाउंड है वो है सल्फेट। SO4 सल्फेट। और कहते हैं कि अगर हम अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल के जो सल्फेट हैं इनको देखें तो अल्कली मेटल के जो सल्फेट हैं वो वाटर सालुबल है, यानी कि वाटर के अंदर डिज़ाल्व हो जाते हैं। लेकिन अब कहते हैं कि अगर हम सॉल्युबिलिटी देखें अल्कलाइन अर्थ मेटल के जो सल्फेट हैं यानी कि ग्रुप 2A के जो एलिमेंट्स हैं उनकी सॉल्युबिलिटी को देखें तो वो क्या है कि उनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ होती है। हमारे पास अगर ग्रुप 2A के एलिमेंट्स हैं, बेरिलियम सल्फेट है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम और बेरियम, तो कहते हैं कि इनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ करती है। जैसे हमने नाइट्रेट्स में देखा कि टॉप से बॉटम की तरफ आते हैं तो उनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ करती है, इसी तरह सल्फेट के भी टॉप से बॉटम की तरफ आएंगे तो इनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ करेगी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो सल्फेट है ये एक लार्ज एनाइन है। इसके बाद वो कहते हैं कि अगर हम कैल्शियम सल्फेट जो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जिप्सम की फॉर्म में, ये हमारे पास क्या है कैल्शियम सल्फेट, ये किस फॉर्म में पाया जाता है, जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेटेड। इसके साथ जब कैल्शियम सल्फेट के साथ 2 वाटर मॉलिक्यूल होंगे तो ये हमारे पास क्या है, जिप्सम। अब कहते हैं कि अगर हम जिप्सम को हीट करते हैं अबव 100 डिग्री सेंटीग्रेड के तो इससे क्या होगा कि वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, प्लास्टर ऑफ पेरिस के। वन 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, इससे अबव अगर हम इसको हीट करते हैं तो जिप्सम जो है इससे वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होगा और ये कन्वर्ट हो जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। और उसका फार्मूला हमारे पास क्या है, कैल्शियम सल्फेट H2 और प्लस 3 वाटर मॉलिक्यूल का इससे लॉस होगा और ये हमारे पास क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और ये पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है कि व्हाट इज़ प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसमें आपने बताना कि जब हम जिप्सम को हीट करते हैं अबव 100 डिग्री सेंटीग्रेड के, इससे वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होगा और ये कन्वर्ट होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इस प्लास्टर ऑफ पेरिस को आपको बताया कि कहाँ पे यूज़ किया जाता है। अगर किसी की जो बोन है वो फ्रैक्चर हो जाए तो उसको उसके ऊपर जो कवरिंग की जाती है उसके अंदर हम किस चीज़ को यूज़ करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस को। तो ये थे हमारे पास कंपाउंड्स अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के। इसके बाद जो आगे हमने चीज़ डिस्कस करनी है वो है हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ सोडियम, कि हम सोडियम को कैसे प्रिपेयर करते हैं।